Palliosphenoophthalmic tract carried by substantia gelatinosa. जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसको एनकैफ्लिन भी होता है, पेन मॉड्यूलेशन में आपका एनकैफ्लिन भी आ रहा होता है, ये एक पुराना एमसीक्यू था। अब दूसरा है ट्रैक कैरिड पेन बाय सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। ये 3 नहीं आता नोसिसेप्टर्स में, ठीक है, इधर 3 दिया हुआ है, तो हम उसको चूज करेंगे क्योंकि 2 में आपके नोसिसेप्टर्स जा रहे होते हैं, तो इनमें ऑप्शन 2 इसी में लेंगे, ठीक है। तो अब ये होता है कि जो आपका लेमिना 1 होता है ना, उसमें आपका पेन और थर्मल रिसेप्टर जा रहे होते हैं, और 2 में नोसिसेप्टर्स जा रहे होते हैं, ठीक है, और 3 और 4 सेंसरी इन्फॉर्मेशन, टच और प्रोप्रियोसेप्शन जा रही होती है। इसको देख लो, इतना मुश्किल नहीं है। ये नोसिसेप्टर्स से लेके जाके आपके डोर्सल हॉर्न में जाती है, वहां से वो डिकसेट करके जो है ऊपर तक जाती हैं, और फिर वो जो आपके ब्रेन से ऊपर वो चले जाते हैं, ठीक है। इसने वो दिया ही नहीं हुआ, लेकिन आपके जो लेमिनाज इसमें होते हैं ना, ये लेमिना बड़े अच्छे लिख, क्या तभी पूछा, क्या 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 पोलीमेंट किडनी ट्रांसफर। आप जो हो ना, मेरी assignment थी, तो आप डॉक्टर तलहा से भी इसका भी पूछ लें, सीक्वेंस वो आपको बता देंगे, ठीक है। और ये CMV ओवर पोलियो में यूज करो। बाकी आप लोग देख लो, मैंने आप में सारे ट्यूटर्स अपनी उस पर कह रहे होते नॉलेज जो हम लोगों ने पढ़ा है, सब पढ़ के पास हुए, तो आप लोग अपना देख लो, मैंने ये बताना था, मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा मुझे भूल गया, अच्छा AA में ना ये लेमिनार्स बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, तो आपने उसमें जो मोस्टली आते हैं ना, आपका नोसिसेप्टर्स वाला आ रहा होता है, तो वो आपका लेमिना 2 में जाते हैं आपके नोसिसेप्टर्स, ठीक है। या हाइपोथैलेमस के होते हैं, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा वगैरह ये सारा। तो 2 3 आप याद रख, 2 आपको वैसे पता होना चाहिए लाजमी, इसका आता है एमसीक्यू, बाकी मैंने देखे नहीं एमसीक्यू किसी का। 105 है टू चेक द स्टेटस ऑफ विटामिन ए इन अ कम्युनिटी, द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड इज डाइटरी एनालिसिस। आपको पता है ये एक एनिमल बेस्ड प्लांट बेस्ड दोनों में विटामिन ए होता है कि उनकी डाइट कैसी है, वो फिश एग और वो एनिमल लिवर वो चीज़ें ले रहे हैं, कैरेट वगैरह स्पिनच वगैरह चीज़ें ले रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो भैया आप उनका डाइटरी पैटर्न देख लो। वेसोप्रेसिन सिक्रेशन इज इंक्रीज बाय डिक्रीज प्रेशर इन द राइट एट्रियम। वही बात है, आपका पुलिंग होती है आपका, या फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम होता है, तो वो जो ब्लड आप जा रहा होता है राइट एट्रियम में, वहाँ पे जो है आपका ये कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी वगैरह, तो वहाँ पे सेंस करते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम कम है, ज़्यादा है, तो का फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम होता है तो आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और होता है, और ADH रिलीज होके वो जो वाटर रिटेंशन करा रहा होता है, ताकि जो है ना आपका फ्लूइड वॉल्यूम जो दोबारा से नॉर्मल हो सके, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन का इंक्रीज होगी जबकि आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा या प्रेशर कम होगा राइट एट्रियम में। प्रेशर उस फ्लूइड कम है तो उसका प्रेशर भी कम है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर भी वो कम एक्सर्ट कर रहा है। तो 107 है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रेवलर्स डायरिया। अच्छा, इसको आप इस तरह याद रखो, नूर ट्रेवलर्स, ठीक है, नूर ट्रेवलर्स। तो जो आपका नॉरफ्लॉक्सासिन है इज ग्रेटर देन डाइफेनॉक्सिलेट, ठीक है। जो आपके ट्रेवलर्स डायरिया में आप जो है ना नॉरफ्लॉक्सासिन, अगर इधर ऑप्शन होता है उसको चूज करना था, नहीं है तो आप डी फेनॉक्सिलेट को चूज करोगे, तो इसका आप साथ लिख लो नूर ट्रेवलर्स, तो आपको याद रहेगा नूर ट्रेवलर्स से ट्रेवलर में नॉरफ्लॉक्सासिन देनी है। डिक्रीज इन विच न्यूरो ट्रांसमीटर कॉज एंग्जाइटी, गाबा। गाबा आपको पता है आपका इनहिबिटरी होता है, तो एंग्जाइटी में जो आपकी न्यूरो ट्रांसमीटर्स की फायरिंग वगैरह इंक्रीज हुई होती है, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हुई होती है, तो डिक्रीज करता है, ठीक है, उसके हाइपर को डिक्रीज कर रहा होता है। तो जो गाबा इनहिबिटरी होता है, इसका एक वो स्ट्रेस का जो भी स्ट्रेस का सिस्टम होता है उसमें भी गाबा का ये एक्शन होता है, ठीक है। ये आपकी हाइपर एक्टिविटी हुई होती है न्यूरॉन्स की, उसको काम डाउन कर रहा होता है। तो एंग्जाइटी में भी जो है ना आपका गाबा डिक्रीज कर रहा होता है, इसलिए एंग्जाइटी होती है, इसलिए वो रिलैक्स नहीं हो पा रही होती, उनकी एक्टिविटी कम नहीं हो पा रही होती। 109 है अ गर्ल हैज ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बट एल्वियोलाई आर स्टिल एरेटेड ड्यू टू ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन एल्वियोलाई आर स्टिल एरेटेड क्योंकि उनके अंदर जो है ना आपके एल्वियोलर पोर्स होते हैं, जिनको पोर्स ऑफ कोहन भी कहते हैं। इस तरह से ना एल्वियोलाई के अंदर ये देखो, इनके अंदर अलग ही चैनल चल रहे होते हैं, ठीक है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो तब भी, तो ये एल्वियोलर पोर्स हैं आपके। 110 है मीन इज डिफाइंड एज, मीन आपको पता है जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जितना वैल्यूज होते हैं उनको डिवाइड कर लो जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 111 है एन anemic lady with reticulocytes 10% jaundice peripheral smear shows small spherocytes for diagnosis, ये आपका RBC सर्वाइवल स्टडी है।
स्फेरोसाइट्स में आपकी क्या होती है, स्पेक्ट्रम डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो उनके स्फेरोसाइट उनकी जो शेप है वो स्फेरोसाइट्स और स्फेरोसाइट उनकी जो है वो शेप बन जाती है, नॉर्मल नहीं होती ना। और जब भी अब नॉर्मल आरबीसीज बनते हैं तो उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर स्फेरोसाइटोसिस में जो है आपके आरबीसी की शेप ठीक नहीं होती तो जो है उनके डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसको चेक करने के लिए हम आरबीसी सर्वाइवल स्टडी करवाते हैं। 112 है लोअर 9 पोस्ट इंटरकोस्टल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। अच्छा, ये मुझे फर्स्ट टाइम क्लियर हुई थी, डॉक्टर हसीब का लेक्चर लिया था जो थोरेक्स का, उनका वो बहुत अच्छा उन्होंने, उसके बाद जो है ना ईजी रहता है आपको समझना। अच्छा, मैं आपको अभी ये बताती हूँ। एक तो होता है, आपको पता है, एंटीरियर इंटरकोस्टल और एक होती है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर साइड पे जो होती है ना। तो हम पहले एंटीरियर को कर लेते हैं। एंटीरियर में जो है ना आपकी 6 तक एक है, और ये देखिए मस्कुलोफ्रेनिक 7 से नीचे 9 तक एक और दूसरी दी हुई है। तो इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट 6 है ना आपकी, ठीक है, वो आपकी ये आपकी मैंने इंटरनल थोरेसिक क्यों लिखा हुआ है, अच्छा ये आपकी इंटरनल थोरेसिक जो थे, लेकिन उससे आपकी फर्स्ट 6 जो इंटरनल थोरेसिक से सप्लाई होती हैं, और 7 to 9 है वो आपकी मस्कुलोफ्रेनिक से सप्लाई होती हैं। ठीक है, हॉस्टल की जो अपर 6 पेयर्स हैं वो आपके राइज करते हैं इंटरनल थोरेसिक से। ऊपर लिखा हुआ है इंटरनल थोरेसिक, सब क्लेविन की से निकल रही है इंटरनल थोरेसिक, और उससे आपकी जो है ना तो पेयर्स हैं ये। तो ये आपकी अपर फर्स्ट 6 जो है आपकी इंटरनल थोरेसिक से निकलती है, फिर जो 6 के बाद 7 8 9 है वो आपकी मस्कुलोफ्रेनिक से निकलती है। इधर ये आसान है, 2 याद रखो। फर्स्ट 6 आपके इंटरनल थोरेसिक से, और लास्ट 3 जो है 7 8 9 वो आपके मस्कुलोफ्रेनिक से। अब ये आपका पोस्टीरियर का है, ये भी आसान है। इसमें जो है ना सिर्फ अपर 2 जो है वो आपके सुपीरियर इंटरकोस्टल से हो रही होती हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो, सर्वाइकल कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक से सब क्लेवियन है, उससे निकली है आपकी कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, उससे निकली है आपकी सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, उससे निकली है आपकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। फर्स्ट 2 की सिर्फ इतनी वो है, और जो बाकी की हैं वो आपकी डिसेंडिंग थोरेसिक की ओट है। सब क्लेवियन से निकली है आपकी कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, उससे आपकी निकली सुपीरियर इंटर, उससे निकली है आपकी आर्टरी। इधर कितना अच्छा उन्होंने पूरा वो बनाया है, कितना इजीली समझ आ रहा है। सब क्लेवियन से एक निकल रही है, फिर उससे एक निकल रही है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। लोअर 9 इंटरकोस्टल आर्टरी ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। 113 है प्रेग्नेंट लेडी डेवलप्ड टीबी टेकिंग एंटी टीबी नो डेवलप बायलेटरल विजन लॉस। अच्छा, इधर ना थैम्ब्यूटोलिन दिया हुआ, तो आपने थियोनामाइड चूज किया हुआ है। जो आपका थियोनामाइड है ना, एक तो आपको पता है वो कल हमने पढ़ा था एमसीक्यू, हाइपोथायराइडिज्म भी करा रहा होता है। दूसरा ये ना न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दे रहा होता है, और ये रेयर है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है आपकी बायलेटरल विजन लॉस की भी। तो थैम्ब्यूटोल होता है, आपने उसको चूज करना था, और वो नहीं है तो आप थियोनामाइड को चूज करो। 114 है कुटेनियस ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस इंक्लूड। अच्छा, ये हम लोगों ने पहले भी की हुई है, 4 इसकी जो ब्रांचेस मैं आपको बताई हैं लिख ली हूँ साथ। कुटेनियस ब्रांच आपकी लेसर ऑसिपिटल होती है, ग्रेट ऑरिकुलर होती है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल होती है, और सुप्रास्कैपुलर होती है। 115 है स्किन एड्स, जो है वो आपका कापोसी सार्कोमा होता है। एन ओल्ड मैन व्हाइल वाचिंग लेट नाइट मूवी फेल asleep in an armchair sofa. When woke up in the morning, he was unable to grip a glass of water with his right hand, which now is affected. ये आपको पता है आपकी सैटरडे नाइट पॉलिसी होती है, इसमें आपका जो है ना हैंड ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो रेडियल नर्व की होती है और हैंड ड्रॉप हो जाता है, तो वो जो है ना उसकी ग्रिप वगैरह वो सारा कुछ लॉस हो जाता है हैंड ड्रॉप में। अच्छा, अब ये आपका आ गया एस्परजिलस एंड स्टेफ ओरियस रिकरेंट इन्फेक्शन व्हाट इम्यून डिजीज। अब इन्होंने क्लेब्सियला नहीं दिया हुआ, क्लेब्सियला के साथ एमसीक्यू दे दे के ना बच्चों के रिफ्लेक्स बनाए हैं कि आपने क्लेब्सियला और सीजीडी चूज करना है। तो इधर उन्होंने एस्परजिलस और स्टेफ ओरियस ये भी कैटलिस पॉजिटिव होते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन व्हाट इम्यून डिजीज एनएडीपीएच ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, आपको पता है ये सीजीडी ही है, ये उसमें डेफिशिएंट होता है एंजाइम। और ये इन्फेक्शन आपका एस्परजिलस क्लेब्सियला और स्टेफ के जो उसमें इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, सीजीडी है ये आपका एनएडीपीएच ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी। ये किसी बच्चे ने भेजा होता, आई होप वो क्लास में है। आपको क्लियर हुआ ये? आई होप कोई वो है क्लास में जिन्होंने मेरे से पूछा था, नंबर था, मुझे नाम भी नहीं याद है, नाम भी नहीं लिखा होता उन्होंने। अच्छा, 118 है सबमैंडिबुलर ग्लैंड enlargement due to stone in submandibular duct what will cause death of cell। डेथ ऑफ सेल जो है आपके पोप्टोसिस से होती है। और दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि डिक्रीज इन साइज, ग्लैंड का जो साइज डिक्रीज होता है वो किससे होता है, वो आपको एट्रोफी से होता है।
लेकिन डेथ ऑफ सेल उन्होंने पूछा है, apoptosis लगाओ। 199 फीमेल पेशेंट विद बायलेटरल प्लूरल effusion and dyspnea with basalations and having diagnosis, या congestive heart failure में basal clefts और pedal edema, pleural effusions। 120 है ड्यूरिंग एक्सरसाइज chronic blood flow is increased by। अच्छा, अब आपको लगेगा कि सिंपथेटिक ब्लड स्टिमुलेशन भी कहीं ना कहीं ठीक है आंसर, विच इज करेक्ट, ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड ही होता है ना जो भी, तो वो ज़्यादा आपका जो है ना इस पे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो जो है ना आपकी वेजोडाइलेशन जब एक्सरसाइज के दरमियान ना जो आपकी है ये वेजोडाइलेशन करा देता है, ठीक है। तो वेजल्स डायलेट करती हैं तो उनकी जो है ना हार्ट की परफ्यूजन इंक्रीज हो जाती है। जो पैरासिम्पथेटिक का तो कोई इफेक्ट नहीं होता ये उस पे हार्ट में, ठीक है। फिर आपका होता है सिंपथेटिक का। सिंपथेटिक का भी ये काम होता है कि उसने कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करनी है हार्ट की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी फ्लूइड कम होगा हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, वो सारा जितनी डिमांड होती है हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज, तो वो सिंपथेटिक का काम होता है। लेकिन इधर उन्होंने पूछा है हार्ट ब्लड फ्लो, तो ये इनडायरेक्टली थोड़ा सा इंक्रीज कराता है बीटा एड्रेनर्जिक से, लेकिन जो एनओ है ना नहीं होता वेजोडाइलेशन और हार्ट की परफ्यूजन इंक्रीज कराना, ठीक है। और सिंपैथेटिक का इनडायरेक्टली काम होता है, डायरेक्टली काम उसका हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कराना ही है, तो आपने इधर बीटा को चूज करना है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एपिस्टेक्सिस एंड मेनोरेजिया, लैब शोइंग BT14, APTT 60, PT, ये आपका वॉन विली ब्रांड। 122 है पेशेंट हैविंग टोटल एंटी एचबीसी पॉजिटिव का मतलब उसको इन्फेक्शन हुआ और वो रिजॉल्विंग स्टेज से गुजरा है, ठीक है। कोर बॉडी आपकी तभी पॉजिटिव होती है जब आपकी जो है ना रिजॉल्विंग फेज से बॉडी गुजरी होती है, ना कि आपने वैक्सीन दी होती है। वैक्सीन में एंटी-एचबीसी पॉजिटिव नहीं होता, आपकी इन्फेक्शन से होता है कि वो रिजॉल्व भी हुआ है। IgM नेगेटिव है मतलब कि अक्यूटली कोई इन्फेक्शन नहीं है। HBS नेगेटिव है, इसका मतलब उसका जो है सर्फेस एंटीजन एंटीजन दोनों नेगेटिव है, बॉडी पॉजिटिव, इसका मतलब उसका पास्ट एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। 123 है ड्रग विद मैक्सिमम ओरल बायो अवेलेबिलिटी इज प्रोपेनोलोल। मॉर्फिन की भी काफ़ी बायो अवेलेबिलिटी है, 20 to 30% और प्रोपेनोल की 25 to 35% लिखी हुई थी, तो इसलिए आप प्रोपेनोलोल को चूज कर लो, 25 to 35 इसकी होती है, ठीक है। वैसे ये भी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इधर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें जो है ना इसको आप प्रेफर करोगे। 124 है 20 years यंग बॉय प्रेजेंटेड विद फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ही इज हैविंग नेक स्टिफनेस एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेट विद हेलुसिनेशन। ये इतनी दफ़ा पूछने हैं पता नहीं क्यों, ये हेलुसिनेशन होती है और जो है ब्रेन ईटिंग पैरासाइट, तो आपका नेगलेरिया फॉलरी होता है। 125 है कॉमन जेनेटिक कॉज ऑफ, चलें लाइट ने भी जाना, अच्छा 126 है 125 है कॉमन जेनेटिक कॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस हीमोसिस्टीनीमिया, ठीक है। थ्रोम्बोसिस की जो है ना जेनेटिक कॉज वो आपकी होमोसिस्टीनीमिया है, इसमें जो आपकी है होमोसिस्टीन जो है वो डिक्रीज होती है क्योंकि उसके फैक्टर्स होते हैं कुछ, अब वो MTHR करके कुछ था तो वो ज़रूरी नहीं है इतना याद करना, तो वो आपका कम होता है, तो आपका होमोसिस्टीन जो है ना ये अमाइनो एसिड होता है होमोसिस्टीन, तो ये बिल्डअप होता रहता है आपका और ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो ये आपके एंडोथेलियम को डैमेज कर देगा और वहाँ पे जो है ब्लड क्लॉटिंग होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्रोम्बोसिस में इसका होमोसिस्टीनीमिया का थ्रोम्बोसिस करा रहा होता है ये, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा किस डिजीज में हम जो है होमोसिस्टीन लेवल करा रहे होते हैं, उसको भी 100 रुपीज देंगे डॉक्टर हसीब। ये इतना पढ़ा है हमने लेकिन विटामिन B12 B12 है, आपने क्या बताया डॉक्टर नूर? गलत ही बताया मैंने, हाँ। बस ठीक है, ये डॉक्टर तहरीम को जा रहे हैं, हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर नूर माइक ऑफ कर ले, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, माइक ऑफ कर ले। अच्छा अच्छा, जो आपका विटामिन B12 है ना उसमें होमोसिस्टीन करा रहे, तो इनका ना इनवर्स रिलेशन होता है, जब आपका B12 की डेफिशिएंसी होती है तो होमोसिस्टीन का बिल्डअप हो रहा होता है, और जब B12 बस यही होता है कि जब वो डेफिशिएंसी को हम इस तरह से देखते हैं कि होमोसिस्टीन लेवल लेवल ज़्यादा होता है। मैंने ये पूछा था होमोसिस्टीन लेवल हम किस डिजीज़ में देखते हैं, तो वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी में देख रहे होते हैं, ठीक है। और ये टॉक्सिक होता है, ये एंडोथेलियल डैमेज करता रहता है और क्लॉटिंग होती रहती है, तो इस तरह ये थ्रोम्बोसिस करा रहा होता है, और ये आपका जेनेटिक कॉज होता है, इसमें म्यूटेशन होती है वो याद रखना जरूरी है। 26 है एब्जॉर्प्शन ऑफ एराकिनोइड ग्रेनुलेशंस,
वही आ गया, ए से एब्जॉर्प्शन, ए से रेकनॉइड। 127 है रूफ ऑफ टंग टेस्ट पाथवे इन्वॉल्व्स ट्रैक्टर सोलिटेरियस। अच्छा, ये रूफ ऑफ टंग या रूफ ऑफ टंग ना भी दें, जो आपका टेस्ट जाता है ना सीधा ट्रैक्टर सोलिटेरियस में जाते हैं। 7, 9, 10 से जो भी आपका टेस्ट जा रहा होता है ना, वो आपका सोलिटेरियस में ही जा रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आपने वो चूज कर लेना है, टेस्ट पाथवे में ट्रैक्टर सोलिटेरियस। 128 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिनियोप्लास्टिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये कुशिंग सिंड्रोम, एसीटीएच, तो उसको भी चूज कर लेना है। अ वुमन हैज कोल्ड हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम दिया हुआ है, तो आप TSH और फ्री T4 कराओगे। 130 है, पेशेंट विद हाइपरटेंशन एंड ऑन लैब्स इन्वेस्टिगेशन VMA फाउंड इन यूरिन। आपको पता है VMA जो है विनाइल मैंडेलिक एसिड, ये आपका कैटेकोलामीन्स का मेटाबोलाइट है, और ये इंक्रीज होता है आपका फियोक्रोमोसाइटोमा में, क्योंकि उसमें जो है ना आपकी कैटेकोलामीन्स की ज़्यादा रिलीज हो रहे थे, एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे थे। फिर जो है वो मेटाबोलाइट, जब वो मेटाबॉलिज्म होता है उनका, तो VMA ज़्यादा ही रिलीज होगा, तो ये फियो में टेस्ट करा रहे होते हैं हम VMA लेवल। 131 है सुपीरियर थायराइड आर्टरीज ब्रांच ऑफ विच। सुपीरियर जो है आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड की होती है, और इन्फीरियर आपकी जो है थायरोसर्वाइकल ट्रंक की होती है, जो कि आगे सबक्लेवियन की ब्रांच है, ठीक है। और एक सुपीरियर थायराइड के साथ आपकी एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व होती है। आप ऐसे याद रखो कि नर्व जो होती है एक्सटर्नल लेरिंजियल होती है, और जो आर्टरी जिसकी ये ब्रांच है वो एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है। और इंफीरियर थायराइड के साथ आपकी रिकरेंट हो जाती है। 132 है, राइट लंग हैज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, मिडल लोब रिमूव्ड सर्जिकली, सेगमेंट इज मीडियल एंड लेटरल। अच्छा, ये आपने ना ये पिक्चर भी याद करनी, और हो जाती है 2-4 दफा करने से, ये वाली। अब इन्होंने लिखा हुआ है राइट लंग, और दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है मिडल लोब। राइट लंग हो गया, और ये आपका मिडल लोब हो गया। इसमें आपके लेटरल और मीडियल होते हैं, ठीक है। 4 और 5 ये ऊपर दिया हुआ है, 4 और 5, ठीक है। ये मीडियल है इसलिए, लेटरल और मिडल, ठीक है। ये पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ना पूछते हैं लाजमी। मिडल में जो है आपकी मीडियल और लेटरल होता है। 133 है, पर्सन आफ्टर RTA sacral region of spinal cord damage at which effect neurogenic blood। तो इन्होंने तो बताया है कि सैक्रल रीजन पे है, ठीक है। दूसरा, हमेशा जो है ना आपकी इन्होंने न्यूरोजेनिक ब्लैडर दिया ना, तो उसको आपने प्रेफर करना है, क्योंकि वो जो है ना सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों के लिए जो है ना एक न्यूरोजेनिक, तो आपको ऑटोमेटिक और एटोनिक दोनों के लिए ना न्यूरोजेनिक ब्लैडर उन्होंने लिखा, तो हमेशा इसी को चूज किया होता है आपका। एट सैक्रल लेवल दिया हो, ठीक है। अदरवाइज जो है इसमें आपका पास्टिक भी ठीक है, लेकिन तो आपने जो है ना इसमें ब्लैडर को चूज करना है। इसमें दोनों आ जाती हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक भी, ऑटोमेटिक एंड एटोनिक। अच्छा, 134 है, लीजन एट राइट ऑप्टिक ट्रैक रिजल्ट इन लेफ्ट होमोनोमस हिमोनोपिया। एक तो अपोजिट साइड का होगा, और ट्रैक है तो होमोनोपिया होगा। और जब रेडिएशन का पूछते ना, तो फिर आपका वो क्वाड्रेट आते हैं, और उसका भी MCQ आता है। कहाँ गई पिक्चर, ठीक है। ट्रैक तक जो है आपका ये हिमोनोपिया होते हैं, और उसके बाद जब रेडिएशन होती है तो फिर क्वाड्रेंटोनोपिया और वो आ जाते हैं साथ, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा। ये पिक्चर जब गो थ्रू कर लीजिएगा, खुद से बनानी है खुद से बना लीजिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। 130 लेडी कट हर फिंगर बाय नाइफ व्हाइल वर्किंग इन किचन विच फाइबर डिटेक्ट प्रेशर। प्रेशर आपके ए बीटा लेके जाते होते हैं, ठीक है। ए डेल्टा और सी पेन को लेके जा रहे होते हैं, और ए बीटा आपके प्रेशर को। A patient presented with bilateral ptosis with the voice uttered suitable pathology myasthenia gravis। एक तो bilateral ptosis आपकी मसल वेस्टिंग और डिक्रीज। अच्छा, जो आपका काम करने से इंक्रीज होती है ना, जो वर्सन होती है वो आपकी माइस्थीनिया ग्रेविस होती है, और लैम्बोर्डिडियन जो है वो विद वर्क या विद एक्टिविटी जो है ना इंप्रूव होती है। तो ये वर्क के साथ जो है उसकी आवाज़ कम होती है, और फिर बिल्कुल गायब हो जाती है, तो ये आपका माइसीनिया ग्रेविस है, ठीक है। और ये बायलेटरल टोसिस वेस्टिंग मसल वेस्टिंग, ये सारा कुछ ये आपका माइसीनिया ग्रेविस है। जो द फॉलोइंग डायरेक्टली सब्सटेंस इज कार्सिनोजन। ये आपका है नाइट्रोसामाइन। ये आपने वो जो ऑन्कोलॉजी का टेबल है ना उसमें वो दिया हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। तो नाइट्रोसामाइन आपके ये प्रिजर्व फूड वगैरह प्रिजर्व्ड होते हैं, इसमें नाइट्रोसामाइन होता है, स्मोक्ड फूड में भी। तो एसोफेजियल कार्सिनोमा कराड़ा होता है। A patient with chronic HIV presented with intestinal obstruction, surgery done, mass eroding the intestine. This is related to which? एक तो HIV में आपको पता है कि इन्होंने अच्छा लिम्फोमा नहीं दिखा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इरोडिंग मैस, तो ये आपका हाई ग्रेड 20, ठीक है। लिम्फोमास बनते हैं आपके HIV में, और
ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, आपके लिम्फोमास बनते हैं, ग्रोथ होती है तो वो जो है ना इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से एमसीक्यू आता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मास इरोडिंग इन द इंटेस्टाइन और एचआईवी पेशेंट हो तो आपने हाई ग्रेड बी सेल लिम्फोमा चूज करना है। हाई ग्रेड डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा कॉमनली मेटास्टाइज टू जीआईटी स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है ये बी सेल लिम्फोमा में? एचआईवी में बी सेल लिम्फोमा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यस, ईबीवी। बाकी बाकी भी बताएं। पूरा मैंने पेज भेजा था आपको एड्स के साथ वाला। हाँ, ईबीवी करा होता है। यस डॉक्टर। अच्छा, 139 है सेल कॉमनली इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। जो एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन होती है आपकी वो CD8 से होती है और टी लिम्फो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट से होती है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन आपकी जो है ना वो CD8 से होती है। CD8 को चूज करना आपने। CD4 और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। और ये भी एक एमसीक्यू आता है कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं कि साइटोटॉक्सिक, तो आपने साइटोटॉक्सिक को चूज करना है। CD8 प्लस टी लिम्फोसाइट्स। 140 आफ्टर थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन ब्लड वेजल्स एंड सेल्स फॉर्म टाइप ऑफ कल तो साइटोटॉक्सिक सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट दिया होता है वेजल्स के साथ, लेकिन जब ब्लड वेजल्स या कैपिलरीज आपकी बनती है तो आपको टर्शरी विलस होता है। पेशेंट हैज फ्रीक्वेंटली इरेगुलर पल्स ऑन एग्जामिनेशन, ECG shows no P wave and many abrupt R waves and QRS complex occur irregularly। ये आपका AFib है जिसमें P wave एब्सेंट जो ना आपकी इनमें से AFib में होती है सिर्फ। और एक दो डिजीज में और होती है लेकिन वो बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब हम इस तरह से ना ही इन ऑप्शन में वो हम जो भूल गए, लेकिन जो एब्सेंट P wave होती है इनमें से सिर्फ AFib में होती है। डिसडाइकोकाइनेसिस ड्यू टू लीजन ऑफ सेरिपेलम। अब इसका भी ना आप सीक्वेंस लिखें सेरिबेलम की लीजन्स का, क्योंकि एक उसमें ना ये चारों दी हुई थी जो इसके राइट आंसर होते हैं। ठीक है, सेरिबेलम सबसे पहले लिखे डिसडाइकोकाइनेसिया इज ग्रेटर देन डिसआर्थरिया। ठीक है, डिसडाइकोकाइनेसिया ग्रेटर देन डिसआर्थरिया ग्रेटर देन निस्टिग्मस, और वो निस्टिग्मस भी ग्रेटर देन है डिस्मेट्रिया। ठीक है, अब आप देखो डिसडाइकोकाइनेसिया ग्रेटर देन डिसआर्थरिया ग्रेटर देन डिस्मेट्रिया। सीक्वेंस लिख लिया सबने? ठीक है, रिपीट करना है किसी ने? ठीक है, अब मैं आपको इसका कहानी बताती हूँ जिससे आपको याद रहेगी। डिसडाइकोकाइनेसिया जो होती है अल्टरनेट हैंड मूवमेंट्स होती है, जैसे रोटी बनाते हैं। ठीक है, तो किसी ने पहली दफा जो है रोटी बनाई है, डिसडाइकोकाइनेसिया रोटी बनाई है, फिर जो है उसने पहली दफा बनाई है तो वो मूवमेंट कर करके उसके हाथों में दर्द हो गया, डिसआर्थरिया हो गया उसको। ठीक है, रोटी बनाते हुए उसके हाथों में दर्द हो गया। फिर उसने रोटी को देखा, पहली दफा बनाई है तो रोटी उससे अच्छी नहीं बनी तो उसने अपनी आंखें मोड़। ठीक है और फिर जो है वो रोटी है वो इरेगुलर सी होती है, अनकोऑर्डिनेटेड सी, बिल्कुल इरेगुलर सी होती है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये सीक्वेंस ऐसी का डिसडाइकोकाइनेसिया वो रोटी बना रही है, और रोटी बनाते हुए जी पहले दफा बना रही है उसके हाथ जॉइंट्स में डिसआर्थरिया हो गया। फिर जो है वो अपनी रोटी पहली दफा बनाई है तो फिर वो अच्छी नहीं बनती तो वो उसके देख के आंखें मोड़ लेती है, निस्टैग्मस। और फिर जो है वो रोटी देखती है तो वो बिल्कुल इरेगुलर सी और अनकोऑर्डिनेटेड सी होती है तो वो डिसमेट्रिया। अब डिसडाइकोकाइनेसिया आपको पता है कि ये आपकी अल्टरनेट अर्थ की आपकी ये जॉइंट पेन जो होती है, और निस्टैग्मस आइज की मूवमेंट हो रही होती है ना, और डिसमेट्रिया जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं सेरिबेलम में। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है। डबल ए में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, फिर आपने सीक्वेंस उधर काम आता है आपके। अच्छा, 143 a patient having resting tremor, shuffling gait and cogwheel। अच्छा, rigidity which area affected। अब ये आपका वही पार्किंसन के हैं, तो इसमें जो आपका कोडेट और पुटामिन होता है। ठीक है, ये आपका मूवमेंट के लिए ही होते हैं कोडेट एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है उसके लिए डोपामिन का, और जो है आपके इसमें कॉगवेल रिजिडिटी और इनमें अगर न्यूक्लियस पूछे तो आपने बनाना है। 144 है मेलनरिश पेशेंट डेवलप जनरलाइज एडिमा ड्यू टू। मेलनरिश पेशेंट है, ठीक है, वो तो जनरलाइज एडिमा उसका हाइपोएल्बुमिया की वजह से होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। और आपका जो है ना इधर सॉल्ट रिटेंशन और हाइपोएल्बुमिया लिखा है, जो आपका नेफ्रोटिक होता है ना उस तो आपकी बॉडी में जो है ना एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, तो वो एडिमा जो है आपका हाइपोएल्बुमिया की वजह से होता है, उसमें सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो हाइपोएल्बुमिया इसलिए होता है आपका जो
तो जो आपका प्रोटीन यूरिया जो हो रहा होता है, प्रोटीन वेस्ट हो रहा होता है, या आपका मेलनरिश है तो उसमें भी प्रोटीन तो प्रोटीन की तो वो भी एक कॉज है आपकी जनरलाइज्ड एडीमा की। 145 है 62 years old patient of congestive heart failure presented with dyspnea and orthopnea the mechanism of pulmonary edema in case of CHF। जब भी हार्ट की कंडीशन होगी और ये ऑर्थोपनी और ये एडिमा वगैरह सारा दिया होगा तो वो आपका इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हार्ट से रिलेटेड होगा तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, लीवर से होगा तो डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होता है, तो आपका हाइपोअल्बुमिया की वजह से होता है। हाइपोअल्बुमिया से होता डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर ही है, आपको पता ही है। तो वो एक ही चीज़ है। और हार्ट का जब भी कहें तो आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को चूज करना है। पेशेंट हेड का एंड एक्सरे शोज हाइलर लिम्फेडेनोपैथी नॉन कैजेटिंग ग्रानुलोमा प्रेजेंट सार्कोइडोसिस। नॉन कैजेटिंग जो है सार्कोइडोसिस जो है आपका सार्कोइडोसिस का। नॉन डायबिटिक फीमेल हैविंग क्रोनिक रेनोसाइनोसाइटिस इन्फेक्शन दैट शोज सेप्टेट। सेप्टेट जो आपका सिर्फ एस्परजिलस होता है, कैंडिडा आपका सूडो होता है, म्यूकोराइजोपस आपका ए सेप्टेट होता है। तो सेप्टेट सिर्फ आपका एस्परजिलस होता है। और म्यूकर जो है वो आपका रेनोसाइनोसाइटिस जो है वो इन्वेडिंग रेनोसाइनोसाइटिस करवाता है, वो इन्वेड कर जाता है, वो पेपरेशिया वगैरह जो दिया होता है। 148 है काइफोसिस इन्वॉल्व विच पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो आपको थोरेसिक पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। बेंडिंग वगैरह हो जाती है और आपका लंग एक्सप्रेशन कम होती है और आपका एफआरसी डिक्रीज होता है। पिचेंस की दमन मैंने डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटिंग नोबडी विद ओजिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज, मनास लगा दो आप। Patient with wheezing, nasal congestion, runny nose and fever, biopsy of nasal mucosa shows degranulation of muscles। आपको पता है ये सारे wheezing, nasal congestion, runny nose या आपके वो सीजनल एलर्जीज वगैरह की वजह से भी और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें आपके मास्ट सेल्स भी होती हैं, आईजी इंक्रीज होता है और वो आपका मास्ट सेल को मास्ट सेल पर अटैच होकर उसके डिग्रेनुलेशन कराता है, फिर आगे आपका हिस्टामिन रिलीज कराता है और हिस्टामिन की वजह से ये सारे आपके जो है ना साइन सिम्टम्स वगैरह आ रहे होते हैं। पेज नहीं चेंज किया। Hereditary spherocytosis defective protein is spectrin। Mother has history of hemolytic disease of newborn and is having 26 week of pregnancy। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका हाइड्रोप्सोटेलिस होता है कि उसका न्यूबॉर्न की हेमोलिटिक डिजीज है और अब वो दोबारा से प्रेग्नेंट है 26 वीक पे ना। तो अब आप उसका जो ना मटरनल सीरियल एंटीबॉडीज मदर सीरियल एंटीबॉडीज कराओगे क्योंकि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है ना बेबी की जो RH पॉजिटिव एंटीजन होती हैं और एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। तो फिर आप वो सीरियल मदर सीरियल एंटीबॉडीज कराओगे तो आपको फिर बच्चे का भी कोई फायदा नहीं है। और जो टेस्ट वगैरह लिए पेशेंट की जो है हेमोलिटिक डिजीज को के लिए होते हैं तो इनका भी कोई फायदा नहीं। तो आप मदर सीरियल एंटीबॉडीज कराओगे जो प्रोड्यूस हुई हैं पिछली प्रेगनेंसी में उसकी बेबी के RH एंटीजन करने की वजह से। इफ दैट स्पेस बिकम जीरो इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल शंट, ठीक है। जीरो है फिजियोलॉजिकल शंट है और दूसरा डेड स्पेस जीरो में आपका बिलो नॉर्मल भी एक ऑप्शन चूज करना होता है आपने, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल शंट। 154 है 6-year-old girl presented to OPD with excessive facial and chest deepening of voice। She also gives history of two sibling deaths suffering from same condition। ये कंडीशन कौन सी है? कंडीशन कौन सी है? सिम्टम्स आपको पता चल रहे होंगे। प्लीज टाइप, प्लीज डाक दें। यस यस मैंने इतने दफा आप लोगों को डिफरेंशिएट करवाया फिर भी ठीक है। CH होती है आपकी, ठीक है। इसमें जो डेफिशिएंसी ना आपकी दोनों की हो रही होती है, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की भी 21 की भी। लेकिन 7 जो है ना उसके बाद 21 आते हैं। 17 जो है वो आपका फर्स्ट फ्यू स्टेप्स होते हैं तो आपने हमेशा 21 को चूज करना है। जब 21 ना हो तो आपने 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को भी चूज करना है। डेफिशिएंसी को दोनों की डेफिशिएंसी हो रही होती है, ठीक है। तो दोनों होता आपने 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी को चूज करना है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पाथ है तो वो सारा पाथ भी आता नहीं, सिर्फ यही आते हैं तो आप बस यही याद रखो, मैंने आपको दिखाया भी था। अच्छा 155 है एन ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद बेल्चिंग डिस्कम्फर्ट आफ्टर फैटी मील। अच्छा ये वही आ गया। मेडिकल ब्रोमाइड दोगे आपके जो है वो फैटी मील की वजह से CCK रिलीज होता है, वो आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को जो है तो फिर ये सारा बेल्चिंग और डिस्कम्फर्ट आ रहा होता है। फिर जो मेडिकल ब्रोमाइड दोगे वो आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज कर देगा, आपका जो स्फिंक्टर टोन उसकी स्फिंक्टर की टोन को बेटर कर देगा तो आपको ना एसोफेजियल रिफ्लक्स होगा और जो आपकी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो सारा फैटी मील है जो आगे इंटेस्टाइन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। 156 है आर्टरी सप्लाई इंफीरियर थायराइड। इंफीरियर थायराइड इज अ ब्रांच जो के आफ्टर डैमेज ऑफ, अगर इधर रिकरेंट लेरेंजियल दिया होता आपने रिकरेंट लेरेंजियल, ठीक है।
कॉमन जो नर्व डैमेज होती है वो आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। तो ब्रांच है वेगस की, तो अगर रिकरेंट दिया होता तो आपने उसको चूज करना था, नहीं दिया होता आप वेगस को करो। एक तो आपको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी बता रही है कि ये रिकरेंट या वेगस है। दूसरा टॉन्सिल में वैसी मोस्ट कॉमनली डैमेज जो है ना उनकी रिकरेंट हो रही होती है। अच्छा 158 है, एज इनहिबिटर इज गिवन टू अ पेशेंट, इट इंक्रीज रेनिन एंड ब्रेडिकानिन बाय व्हाट मैकेनिज्म? ब्रेडिकानिन इंक्रीज बाय दिस ड्रग। ये स्टिमुलेट कैलिकाइनिन मैकेनिज्म होता है। इसमें जो है ना ये इनहिबिट कर रहा एस इनहिबिट कर रहा होता है, ये आपके एस ये एस इनहिबिटर होता है ये, और इंक्रीज ये ब्रेडिकानिन कर रहा होता है। ठीक है, ये मैंने पूरा पाथवे देखा था अपने टाइम पे, पर कोई फायदा नहीं, आपने बस कैलिकारिन पाथवे नाम याद रखना है। कहाँ गया? ये वाली वीडियो थी वो, उस पे निमोनिक। अच्छा कैलिकारिन जो है इनहिबिटरी होता है ये इस पे, और पॉजिटिव होता है ये ब्रेडिकानिन पे। ठीक है, ये आपका जो है दोनों, आपको बस एक ही चीज होती है कैलिकारिन पाथवे मैकेनिज्म, तो आपको ना ये याद रहेगा। एस इनहिबिटर्स की और ब्रेडिकानिन की, एस इनहिबिटर्स को इनहिबिटरी होता है और ब्रेडिकानिन इनको इंक्रीज करा रहा होता है, तो ये पाथ। लेकिन अगर किसी ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो one Willy Brandt fashion platelet region. A lady had fat in house and had exposure. Which organism likely to cause symptom in this lady? अच्छा टॉक्सोप्लाज्मोसिस पेट के साथ है तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस। दूसरा जो है ना इसका एक और सिनेरियो होता है कि उस लेडी ने बेसमेंट में जो है ना अपनी कैट्स रखी हुई हैं, तो उसका भी आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, क्योंकि जो है ना टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो डेफिनेटिव होस्ट है ना वो कैट्स ही हैं। तो ये प्लाज्मा टॉक्सोप्लाज्मोसिस कौन डायगा? ठीक है, तो पेट्स वगैरह या कैट दी होती है तो आपने उसको चूज करना है। 166 है, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस कंटिन्यूज अल्नर नर्व। अच्छा जो इसकी मीडियल कॉर्ड, ये पिक्चर मुझे बड़ी पसंद है इसमें, तो अब आप देख लो, मीडियल ऊपर कॉर्ड है और नीचे मीडियल आपकी अल्नर है। पोस्टीरियर में जो आपकी एक्सिलरी और रेडियल होती हैं, और लेटरल और मीडियल दोनों को मिला के आपकी मीडियल बन रही होती है। मीडियन का जो लेटरल पार्ट है वो लेटरल से आ रहा है, मीडियन पार्ट आपका मीडियल से आ रहा है। अच्छा, अ पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज डिसेक्टेड, व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस? तो पेनक्रियाज में जो आपका फैट नेक्रोसिस होता है, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। ब्रोंकियल आर्टरी अराइज फ्रॉम विच लेवल? T4 T5 एंड T6। जो आपका है ना ब्रोंकियल आर्टरी, वो डायरेक्ट ब्रांच होती है आपकी डिसेंडिंग एओर्टा की एट द लेवल ऑफ T5 एंड T6। फेमरल हर्निया गेट स्ट्रैंगुलेटेड ड्यू टू, क्योंकि नैरो नेक ऑफ सैक होती है, तो उस पे जो है ना आपका फेमरल हर्निया स्ट्रैंगुलेट कर जाता है। ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है फेमरल। तो ये जो आपके ना नैरो नेक ऑफ सैक होती है, इसकी वजह से जो है वो स्ट्रैंगुलेट कर जाता है। 165 है, स्ट्रक्चर पोस्ट्रोमीडियल टू पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा पोस्ट्रोमीडियल में जो है ना आपके 3 मसल्स आ जाते हैं, स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोफ्रेंजियस, स्टाइलोग्लोसस, और साथ कैरोटिड शीथ आ जाती है पोस्ट्रोमीडियल में। ठीक है, और ये खुद जो है ना एंटीरोलेटरल पड़ा होता है मेस्टोइड प्रोसेस के ना। पोस्ट्रोमीडियल पड़े होते हैं 3 मसल्स और कैरोटिड शीथ, तो आप इधर कैरोटिड शीथ चूज कर लोगे। राइट लिम्फेटिक ड्रग जो है ड्रेन इनटू राइट ब्रेकियोकेफेलिक वेन। ठीक है, वैसे ये जो है ना ड्रेन करती है आपका इंटरनल जुगुलर राइट सबक्लेवियन है, तो फिर वो बाद में जाके राइट ब्रेकियोकेफेलिक में होती है। ये इस तरह से है। ठीक है, ये राइट लिम्फेटिक ड्रग है, ये आपका जुगुलर का, और ये जो सबक्लेवियन ट्रंक है ना ये फिर जाके आपकी ब्रेकियोकेफेलिक वेन बना रही है। तो कभी एमसीक्यू ये आता है जंक्शन वाला भी, इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन का। ठीक है, तो इधर आपने चूज करना है ड्रेन इनटू राइट ब्रेकियोकेफेलिक वेन। 167 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया? जो सार्कोमा होता है उसको ना एंजियोसार्कोमा भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि वो जब ग्रो कर रहा होता है ना वो अपने इर्द गिर्द ना कोलेट्रल, ताकि उस ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है तो वो अपने गिर्द ना न्यू वेजल्स बना लेता है। तो यूजुअली जो सार्कोमा है ना आपको उसके अंदर आपको VEGF जो वो फैक्टर होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स वेजल्स के, और FGF वगैरह मिल जाते हैं सार्कोमा में। ठीक है, तो इसकी इंक्रीज वेस्कुलरिटी होती है सार्कोमा की, ब्लड वेसल्स बना रहा होता है एज जब वो ग्रो करता है। VMA इज यूज्ड फॉर कैटेकोलमिन्स क्रिएटिंग ट्यूमर्स जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा। 169 है, प्रेग्नेंट लेडी विद लेबर पेन फॉर 2 आवर एंड डेवलप डिज्नी एंड डाइड। तो ये आपका एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, ड्यूरिंग लेबर जो है ये होता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलोकेशन इज सीन इन बर्कर? टू आपका 814 होता है। न्यूली बोर्न चाइल्ड हैविंग ओसिफिकेशन सेंटर, ये आपका डिस्टल एंड ऑफ फीमर पे होता है न्यू बोर्न का, डिस्टल एंड ऑफ फीमर। 85
172 है 85-year-old patient complain of lower back एक डॉक्टर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नोटिस आउटग्रो विद टफ्ट ऑफ हेयर। सिर्फ टफ्ट ऑफ हेयर दिया हुआ है, ये आपका स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा है। और मेनिंजोमायोसेल में जो है आपकी मेनिंजेस भी होती हैं, और नहीं मेनिंजोसेल में आपकी मेनिंजेस होते हैं, और मेनिंजोमायोसेल में आपकी जो है वो न्यूरल टिश्यू भी आ रहा होता है। अच्छा, CO2 एंड O2 क्रॉस मेम्ब्रेन, ये जो है ना ये भी बड़ा डिस्कस होता है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी या स्मॉल साइज, तो आप जो है ना स्मॉल साइज ओवर लिपिड सॉल्युबिलिटी चूज करोगे। अच्छा, 174 है। मैं ये वाला एमसीक्यू डॉक्टर फरहान ने क्लियर किया था। उन्होंने कहा था कि इसका लिपिड सॉल्युबिलिटी की ज़्यादा प्रेफर्ड है, क्योंकि अगर हम साइज की बात करें ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सोडियम का होता है, तो वो तो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर रहा होता है मेम्ब्रेन को। हाँ, ये भी ना बड़ी डिस्कशन होती है इसके, अभी तक ये जो है ना एमसीक्यू डिस्कस होता है, लेकिन हम लोगों का यही था कि आप जब तक की चेंज मतलब किया तो बहुत ही ऑथेंटिक आपको पता हो, और दूसरी है जो सीक्वेंस वाली होती है ना, ये आप की फॉलो करो। ये रिलेटिव मार्किंग में आपको इधर नुकसान देती है, सबने अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी लगाई, आपने स्मॉल साइज लगाया या मतलब दूसरा, तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोगों को ये होता था कि आप की चेंज ना करो, ये हमें सर भी ये कहते थे कि आप की जो है ना उसको चेंज ना करो ऐसे ही कि ये मुझे ये लग रहा है तो ये लग रहा है तो ये लग रहा है, ठीक है। ये रिलेटिव मार्किंग का एक वीक पॉइंट है। दूसरा, दोनों ही ठीक है, और आपके CO2 क्रॉस मेम्ब्रेन करी इसलिए होते हैं कि वो लिपिड लिपोफिलिक होती हैं दोनों, ठीक है। लेकिन अगर वो इसकी भी कोई सीक्वेंस चेंज करेंगे तो फिर ग्रुप्स में वैसे ही आ जाएगा, और जो है ना फिर इसको कंफर्म कर लेंगे। अभी आप की कोई फॉलो करें। डॉक्टर फ़िड़ा जो है ना वो बिल्कुल वो आपको जो ना फर्स्ट एड वगैरह पढ़ाती है, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर कभी-कभी ना वो डिफ़र कर रहे होते हैं आपकी जो ये CPSP की है, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि उनको सीक्वेंस वगैरह का नहीं पता होता ना, वो तो अपनी जो कॉन्सेप्ट है वही बता रही होती है जो कि करेक्ट हैं, जो बिग बुक्स हैं। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, ये लिपोफिलिक होते हैं इसलिए तो ये क्रॉस कर रहे होते हैं। तो लेकिन स्मॉल साइज को भी आप करो, अगर वो की वगैरह चेंज करेंगे तो ना सबको पता चल जाएगा, अदरवाइज को सारे आपके कोलीग्स या फेलोज कर रहे हैं। 174 है लेडी हर्ड हिज हस्बैंड loves her but do not confess, which further proves his secret love. The lady tried contacting the neighbors which make her sad. She is preoccupied with this thought, sometimes get confused. तो ये बहुत delusional हो रही है, ठीक है। 175 a patient after posterior thyroidectomy develops hoarseness of voice, examination revealed tense vocal cord, which of the following is most likely damaged. टेंस वोकल कॉर्ड है, लूज नहीं हो पा रहे हैं, तो लूज कौन से कराते हैं, थायराइड रेटिनोइड्स। वो अपना वो डैमेज्ड है, तो जो क्रिकोइड है उसका फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर गया, अनअपोज्ड एक्शन हो गया, तो वो टेंस हो गए आपके परमानेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ना थायराइड रेटिनोइड का डैमेज है। मसल विच टेंस वोकल कॉर्ड क्रिकोथायराइड, मसल विच रिलैक्स वोकल कॉर्ड इज थायराइड रेटिनोइड एंड वोकैलिस। हाँ, थायराइड रेटिनोइड नहीं होता तो आपने वोकैलिस चूज करना होता है। An individual on surface of wrist joint which tendon might get damaged while passing through external retinaculum second compartment. फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम सबने याद किया था, लेकिन आपने एक्सटेंसर भी करना है, इसके भी MCQ आते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट कंपार्टमेंट में आपका होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्ग। सेकंड में होते हैं एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्ग रेडियलिस। ये तो आप देखो, कार्पे रेडियलिस है, लॉन्गस और ब्रेविस है, ऊपर वाले में दोनों पॉलिसिस है, लॉन्गस और ब्रेविस है, एक अबडक्टर है और एक एक्सटेंसर है। 177 है, विच ऑफ द फॉर्म फ्रॉम वेंट्रल गैस्ट्रिक, तो ये आपका फाल्सी फॉर्म लिगामेंट होता है आपने। अच्छा, ये मैं अब आपको लास्ट पिक्चर दिखा देती हूँ, ये लास्ट है। अच्छा, ये आप देखो कि वेंट्रल स्किन जो है उस आगे की तरफ, और डोर्सल जो है स्टमक के जो पीछे वाली है, ठीक है। तो जो वेंट्रल है वो फाल्सी फॉर्म से बनती है, आपको पता है, उधर ही आपका लीवर है, तो उधर ही तो आपको याद रहेगा कि फाल्सी फॉर्म से। और जो डोर्सम में है स्प्लिनिक, स्प्लीन आपका पीछे होता है और स्प्लिन और रीनल, तो वो आपके पीछे होते हैं, तो डोर्सम साइड को वो बनाएंगे फिर, ठीक है। हो गया आज का पेपर हमारा। समझ आया, सारा कुछ क्लियर है, कॉन्सेप्ट बने आप लोगों के, वो समझ आया आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन को रिपीट करना है, एनीथिंग? कल हम इंशाल्लाह, ये लास्ट है आई थिंक मेडिसिन का कल।